Now he is coming on the days, and I want to request him for the seat on the days. Thank you. हमारा श्रद्धेय पाहुना डाक्टर अजमेंद्र प्रताप राणा ज्यू जो BLK मैक्स अस्पताल नयाँ दिल्लीमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो नेपाल ढकाल समाज प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम शर्मा ढकालज्यूको स्वास्थ्यमा आएको गम्भीर समस्यालाई उहाँले अहोरात्र खटिएर आफ्नो समय दिएर उपचारमा चाहिँ ठुलो सहयोग गर्नुभएको थियो। हामी उहाँलाई मनैदेखि हृदयदेखि नै हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। We want to respect and we want to extend our heartiest greetings to Dr. Ajmender Pratap Rana for his kind support on our chair, Chair Tikaram Sharma Dhakal, on his health progress. So we were eagerly waiting him in this wonderful hall, because from yesterday we had started the program and the hall was completely occupied by our members. Nepal Dhakal Samaj Pratishthan, most probably this organization contains the member nearly 15 lakh people. So we do hope that Dr. Ajmender Pratap Rana will be very happy to hear this beautiful message. And now I want to request Tikaram Sharma Dhakal to welcome him in the next different way on the premises. And so similarly, I think his helping hand is also there. Mr. Sanjeev Sabin Karki, probably he is also there in the hall. Is he? Yes. Please. Okay, we want to welcome him on the hall too. म अब सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रा केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम शर्मा ढकालज्यूलाई हाम्रो श्रद्धेय पाहुना डाक्टर अजमेंद्र प्रताप राणाज्यूलाई पुनः यस हलको यस मञ्चमा उहाँ आइसक्नु भएको छ र उहाँलाई हामीले स्वागत गर्ने फेरि पनि मूलद्वारबाट हामीले भित्र ल्याइसक्यौं। अब उहाँलाई हामी पुनः स्वागत गर्न चाहन्छौं र सम्मान गर्न चाहन्छौं। डाक्टर साहबको लामो समय छैन भन्ने हामीले जानकारी पाइसकेका छौं र उहाँलाई सम्मान गर्नु हुन म हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम शर्मा ढकालज्यूलाई अनुरोध गर्छु र सहजीकरणको लागि हाम्रा उपाध्यक्ष सीता शर्मा ढकालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। अनि त्यसरी नै हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ कृष्णहरि ढकाल दाइ, उहाँ दुवैजनालाई सहजीकरणको लागि अनुरोध गर्दछु। So please give him big hands. Dr. Ajmender Pratap Rana is receiving honor from our chair. So first he is receiving what Nepali topi on his head and mala, the garland, and he is also being honored here. So with this inscripted what frame. So let me speak. मलाई एक मिनट हामीले फ्रेम दिँदै गर्दा सम्मानमा के लेखिएको छ त्यो भन्नुपर्ने हुन्छ। म एकचोटी यहाँ सबैलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। So हामीले डाक्टर साहबलाई दान गर्दै गरेको यो कदर पत्र दिँदै गर्दाखेरि यहाँ लेखिएको कुरा कार्यक्रममा भन्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल ढकाल समाज प्रतिष्ठान, सेन्ट्रल अफिस काठमाडौँ नेपाल, लेटर अफ एप्रिसिएसन कदर पत्र BLK मैक्स हस्पिटल नयाँ दिल्ली भारतका सर्जन डाक्टर अजमेंद्र प्रताप राणालाई चिकित्सा क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च सम्मान गर्दै यो कदर पत्र प्रदान गरिएको छ। आगामी दिनहरूमा
प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा यहाँबाट थप सहयोगको समेत अपेक्षा गर्दछ। वी आर प्लिज टु एक्नोलेज of Dr. Ajmender Pratap Singh Rana, surgeon, BLK Max Hospital, humanitarian contributions in the medical field for decades. We are expecting insistent support from you in the days to come. Thanks. Tikaram Sharma Dhakal, Chairman, Nepal Dhakal Samaj Pratishthan. So again, म फेरि पुनः नेपाल ढकाल समाज प्रतिष्ठानका अध्यक्ष टिकाराम शर्मा ढकालज्यूलाई उहाँलाई यो कदर पत्र दिनुहुन सादर अनुरोध गर्दछु र डाक्टर अजमेन्द्र प्रताप राणा इज रिसिभिङ। थ्याङ्क यू होला। थ्याङ्क यू। So I want to request Dr. Ajmender Pratap Rana, Singh Rana, for his beautiful words on these wonderful programs, Nepal Dhaka Samaj Pratishthan, the National Assembly. Thank you. Thank you very much. सबसे पहले सभी माताएं बहनें सभी भाइयों को प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रणाम। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आप सबने अभिवादन किया एंड उसके बाद धकाल समाज को अभिनंदन अभिवादन कि आप सब लोग इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं और इस तरह के सामाजिक कार्य करते रहते हैं। आई एम वेरी प्लीज टू सी ऑल ऑफ दिस। सो आई थिंक हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज। हिंदी ओके। English also. सो बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच में आके और मुझे सविन भाई ने बताया कि थोड़ा सा हमें अपने प्रिवेंटिव के बारे में ज़्यादा बातें करनी है। मैं डॉक्टर यजविन प्रताप सिंह राणा, ट्रांसप्लांट सर्जन, कैंसर सर्जन, रोबोटिक सर्जरी करता हूँ, स्टोन की बहुत एडवांस ट्रीटमेंट सर्जरी जो अवेलेबल है धरती पर वो सब हम लोग करते हैं। बट सबसे अच्छी बात जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तब मुझे लगता है कि यस, डॉक्टर बनना हमारा सार्थक हो रहा है। बीमारियों से बचना एक अपने आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम सभी को जागरूक रहना है। बीमारियां आपके पास आएंगी, जिस तरह का लाइफस्टाइल है, एनवायरनमेंट है, बीमारियां आएंगी। विद द नॉलेज वी हैव टू एम्पावर आवरसेल्फ। हमें अपने ज्ञान के साथ में अपने आप को इस तरह से सक्षम करना है कि बीमारियों को बड़ा होने से पहले बचा लें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो उसके लिए नॉलेज इज़ द बिगेस्ट टूल। जो ज्ञान है संसार में सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ ज्ञान है और अपने शरीर का ज्ञान रखना उससे बड़ी ताकत हो ही नहीं सकती। तो हमारे आधे से ज़्यादा बीमारियां, आधे से ज़्यादा कैंसर, सब कुछ हमारे खान पान और जीवन शैली का कारण है। और सबसे अच्छी बात आप ये समझेंगे, अब तो साइंस भी प्रूव कर चुका है, इस तरह की जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, इस तरह के जो कुछ सामाजिक कार्य होते हैं जहाँ पर हम मदिरा से, हम किसी भी तरह के ऐसे चीज़ों से दूर रहकर सामाजिक कार्य करते हैं, वो अपने आप में एक स्वस्थ जीवन शैली का प्रमाण है। तो स्वस्थ जीवन शैली के अंदर आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, आप जिस तरह से दिनचर्या करते हैं, जिस तरह से अपने दिन को शुरुआत सुबह से स्टार्ट करके शाम तक किस तरह आप अपने जीवन के अंदर कार्य करते हैं। आपकी जिसे कहा जाता है ना, हैबिट मेक्स अ मैन एंड हेल्दी हैबिट्स मेक्स अ हेल्दी मैन। मतलब आपको स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ आदतें डालनी होती हैं और वो स्वस्थ आदतें कैसे स्टार्ट होती हैं? आपके फिजिकल एक्टिविटीज से। जो भी आप खा पी रहे हैं उसके अंदर केयरफुल ईटिंग से, केयरफुल एक्सरसाइजेज से एंड माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हुए मेंटल स्ट्रेंथ। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, अपने आपका शरीर सिम्टम्स देगा, साइन सिम्टम्स देगा। शुरुआती दौर पर वो जो साइन सिम्टम्स हैं, अगर उसके लिए हम जागरूक रहें तो उसको बड़ा होने से पहले ठीक कर सकते हैं। कुछ चीज़ें नेचुरल हीलिंग हो जाती हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी सी मेडिसिन से ठीक हो जाती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ बातें किडनी के बारे में। जो मेरा यूरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट फील्ड है, हम किडनी, प्रोस्टेट, ब्लैडर, इस तरह की चीज़ें करते हैं। किडनी के अंदर जो आमतौर पे प्रॉब्लम्स आती हैं, किडनी स्टोन्स होंगे, किडनी के कैंसर्स होते हैं, किडनी के इन्फेक्शंस होते हैं
और बहुत बड़ा चैलेंज आता है डायबिटीज़ होने का, और डायबिटीज़ अराउंड 50 to 70% डायबिटीज़ आपकी डाइट से रिलेटेड है। डायबिटीज़ में क्या होता है, बॉडी के अंदर पैंक्रियास एक ग्रंथि होती है, वो इंसुलिन बनाती है, शुगर का कंट्रोल करवाती है। पैंक्रियास को इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन, तब डायबिटीज़ हो सकती है। अदरवाइज पैंक्रियास जितना हम खा रहे हैं उतना इंसुलिन वो बना नहीं पा रही है, उससे डायबिटीज़ हो जाती है। तो हमें खाने पीने पे बहुत नियंत्रण रखना है। डाइट बैलेंस होनी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, फैट की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा एक नियमित कैलकुलेशन फॉर्मूले के हिसाब से होनी है, तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में ही रहेगी। फैटी लिवर जो आजकल इतना देखा जा रहा है, क्या होता है, ओवर ईटिंग से जो भी ज़्यादा खा रहे हैं वो सब लिवर में जाके चर्बी की तरह बन जाता है, इकट्ठा हो जाता है। अब लिवर के अंदर वो फैटी लिवर एक बीमारी बन जाती है। ऐसा भी देखा गया है कि फैटी लिवर से लिवर फेलियर तक हो जाता है, और CLD जहाँ पे लिवर पूरा फेल हुआ, फैटी लिवर जिसको नैश नाम से कहा जाता है, तो वो लिवर ट्रांसप्लांट की चीज आगे बढ़ जाती है। इसी तरह से क्रॉनिक किडनी डिजीज, किडनी के अंदर अगर आपने टाइम रहते हुए अपना BP का ध्यान नहीं रखा, शुगर का कंट्रोल अच्छा नहीं रखा, शुगर अगर डाइट से ठीक नहीं हो रही है तो अब मेडिसिन की ज़रूरत है, तो आपको लेनी पड़ेगी। फिर रेगुलर मेडिसिन लीजिए, जिससे मेडिसिन लेते रहेंगे आपके बॉडी के अंदर शुगर की मात्रा एक नॉर्मल लेवल में चलेगी, इन्फेक्शंस नहीं होंगे, किडनी और अदर ऑर्गन अच्छा काम कर पाएंगे। दवाइयों के साथ में डाइट का उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है, और वो लाइफ लॉन्ग आपको लेके चलना, जिससे दवाई की मात्रा कम से कम रखी जाए। अब किडनी के अंदर जैसे स्टोन बन जाते हैं, आपने बहुत सुना होगा कि किडनी में कैलकुलस बन गया, किडनी का स्टोन ऊपर से किडनी में फंसा, पाइप में फंस गया, नीचे पेन बहुत हो रहा है, तो उसको लाइटली नहीं लेना है। किडनी के स्टोन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि किडनी का स्टोन अपने आप ही ठीक हो जाएगा, अपने आप निकल जाएगा, उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है। अगर छोटा स्टोन है, 3 mm 4 mm के स्टोन है, वो स्टोन निकल सकते हैं, वो पानी से निकल जाएंगे, लेकिन 10 mm 15-20 mm का स्टोन बन गया, वो नहीं निकलेगा। 15-20 mm का स्टोन आगे और बढ़ेगा, बढ़ने के बाद किडनी के रास्ते को ब्लॉक करेगा, किडनी को फेल करेगा और प्रॉब्लम करेगा। तो शुरुआत में जब 3-4 mm का स्टोन है, आप पानी पियो, थोड़ा दौड़ो भागो, किडनी का स्टोन हिलेगा और स्टोन निकल जाएगा। नहीं होता है तो फिर सर्जरी करनी है। सर्जरी में आजकल URS है, RIRS, सब कुछ स्टाइल दवाइयों से, नहीं तो सर्जरी से उसको कॉम्प्लिकेशन होने से पहले ही ठीक करना होता है। अगर नहीं करेंगे, बहुत बार देखा गया है स्टोन की वजह से किडनी फेलियर हो जाती है, किडनी में सूजन हुई, हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ, और किडनी जब फेल हो गई फिर उस इलाज का कोई फायदा नहीं, आपको ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। तो उसको पहले ही प्रिवेंट करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, किडनी में कभी भी दर्द हो रहा है, वो दर्द इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। उसमें आपको यूरिन में अगर ब्लड आ रहा है, पेन, फीवर हो रहे हैं, तो अल्ट्रासाउंड करना है। अल्ट्रासाउंड में चेक करेंगे कि कुछ और बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई स्ट्रिक्चर तो नहीं, कोई स्टोन नीचे आके तो नहीं फंसा, अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन से। सो गेटिंग ए प्रॉपर डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपना एक प्रॉपर डायग्नोसिस करें डॉक्टर से मिलकर, और उसका सही वक्त पे सही इलाज करना बहुत जरूरी होगा। अब जहाँ तक बात आती है किडनी फेलियर, किडनी फेलियर के क्या सिम्टम्स होते हैं? मतलब किडनी अपना काम अब स्वस्थ रूप से नहीं कर पा रही है। किडनी का काम होता है बॉडी से फिल्टर आउट करना हमारे वेस्ट, जो हम खा पी रहे हैं, मशीन में मेटाबॉलिज्म होता है और वो फिल्टर करके या तो मल रास्ते से निकलेगा या यूरिन के, मूत्र के रास्ते से बाहर आता है। तो अगर किडनी अच्छा काम नहीं कर पा रहे तो ये सारे टॉक्सिन्स बॉडी में जमा हो जाएंगे। बॉडी के अंदर जब जमा हुआ टॉक्सिन आपको घबराहट देगा, सूजन आएगी, चेहरे पे सूजन होगी, पैरों पे सूजन होगी, पेशाब में जलन होगी, पेशाब के अंदर झाग जैसी मात्रा आने लगती है, मतलब प्रोटीन आ रहा है, फ्रोदी यूरिन कहते हैं। कुछ भी ऐसी चीज आ रही है, आपको अपने टेस्ट करवाने होंगे, जिसमें ब्लड के अंदर सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट, यूरिन के अंदर रूटीन फॉर प्रोटीन एस्टिमेशन और एक अल्ट्रासाउंड। ये 3 बेसिक टेस्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर इंसान को हर साल में एक बार करना चाहिए। आपकी संस्था ये कि हेल्थ चेकअप ऐसा कर सकती है, तो उसमें आपके पास कोई भी बीमारी बड़ी होने से पहले डायग्नोसिस हो जाती है, और जब इसमें कोई डाउट नहीं है, अर्ली इंटरवेंशन गिव द बेस्ट आउटकम। जैसे कभी अल्ट्रासाउंड में कोई छोटा कैंसर भी पकड़ में आ जाता है किडनी का, तो उस सिर्फ गांठ को ही निकाल देते हैं हम,
पूरी किडनी को सेव कर सकते हैं। तो आजकल तो रोबोटिक टेक्निक से किया जाता है ये सब, जहाँ पे 2 या 3 छोटे छोटे कट आते हैं, बाकी सब किडनी को सेव करके सिर्फ ट्यूमर की गांठ को निकाल सकते हैं। तो ये फायदा कब मिलेगा? जब आपने बीमारी पहले ही डायग्नोज की है। इससे ये नहीं कि किडनी का कैंसर इतना बड़ा हो गया 8-10 सेंटीमीटर, अब किडनी में कुछ बचा ही नहीं। अगर कुछ नहीं बचा तो किडनी पूरी निकालनी पड़ेगी। तो अगर उस स्टेज पे नहीं करेंगे तो किडनी का ट्यूमर पूरे शरीर में फैल जाएगा। पूरे शरीर में फैलेगा तो कुछ बहुत जल्दी से बीमारी फिर बढ़ती है, और उसमें कुछ महीने ही मान के चलें, अगर कैंसर ज़्यादा फैला तो फिर वो महीने या मैक्सिमम साल तक का जीवन बचता है। तो हमेशा इंपॉर्टेंट ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डिजीज़ को डायग्नोसिस अर्ली स्टेज में करने की कोशिश, प्रिवेंशन पे ज़्यादा काम करने की कोशिश करना है, और ट्रीटमेंट और अर्ली लाइफस्टाइल चेंजेस, इन सबको अपने ध्यान में रखना है। अगर किडनी फेलियर हो गया, परमानेंट फेलियर हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में हमें किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। ट्रांसप्लांट में क्या करते हैं, आपके परिवार से कोई व्यक्ति जो बिल्कुल स्वस्थ हो और सेम ब्लड ग्रुप का हो, तो उसकी एक किडनी लेकर, जिस पेशेंट की किडनी दोनों खराब हुई हैं, उसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं। उसका बेनिफिट ये मिलता है कि उसको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, हमेशा अपना मेडिसिन खाएंगे और नॉर्मल की तरह जीवन जी सकते हैं। लेकिन ट्रांसप्लांट से बचना ही सबसे इम्पोर्टेंट सलाह मैं दूंगा। मतलब बीमारी को इतना बढ़ने ही मत दो कि वो ट्रांसप्लांट की नौबत पहुंचे। समझ गए? इसके अलावा जो और कैंसर यूरोलॉजी में आते हैं, हमने किडनी कैंसर की बात की जहां पर पार्शियल नेफ्रेक्टमी, मतलब किडनी के अंदर से सिर्फ गांठ निकाली। इसके अलावा जो किडनी में प्रोस्टेट का कैंसर, मेल्स में ये बहुत कॉमन समस्या है। प्रोस्टेट क्या होती है? एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो पेशाब के रास्ते में, ब्लैडर होता है, पेशाब की थैली होती है और रास्ता होता है, उसके मुंह पर एक अखरोट की तरह की ग्रंथि होती है। तो प्रोस्टेट हर मेल को होगी। जैसे जैसे एज बढ़ेगी हर किसी की प्रोस्टेट इंक्रीज होगी। ये होता है आपका हार्मोन की वजह से। जैसे एज बढ़ती है, अंदर टेस्टोस्टेरोन कम होता है और हार्मोन चेंज होते हैं, प्रोस्टेट के साइंस आने चालू होते हैं। अब कब प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट हमें करना है? सबसे इंपॉर्टेंट सलाह ये रहती है, अगर आपको पेशाब की धार अच्छी नहीं आ रही, पेशाब बार बार जाना पड़ रहा है, रात में कई बार उठ रहे हैं और जोर लगा के पेशाब कर रहे हैं और पेशाब की धार रुकावट में आ रही है, स्ट्रीम रुक रुक के आ रही है, ये सारे जो सिम्टम्स हैं, इस केस में आपको पहले अल्ट्रासाउंड करना है। उसमें देखना है कि प्रोस्टेट का साइज कितना बड़ा हुआ, और दूसरा एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम PSA कहते हैं। PSA होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। एक ये छोटा सा मार्कर ये बताता है कि प्रोस्टेट के अंदर कोई कैंसर की गांठ तो नहीं बन रही, क्योंकि बाहर से तो कुछ नहीं पता लगेगा, सेम सिम्टम्स होते हैं। प्रोस्टेट कैंसर का भी यही सिम्टम होगा कि यूरिन ढंग से नहीं आ रहा है, रुकावट है, और बिनाइन में भी होगा। पेशाब में खून आना एक ऐसा साइन है जिसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। पेशाब का खून, इसका मतलब या तो किडनी में कोई घाव है, या प्रोस्टेट में ट्यूमर है, या ब्लैडर में ट्यूमर है। तो पेशाब का जो ब्लड की मात्रा है, ये आपको मेल एंड फीमेल किसी को भी, अगर पेशाब में 1-2 ड्रॉप भी खून आता है, इसका मतलब एक यूरिन टेस्ट तो जरूर करो। फीमेल में कई बार ये यूरिन इन्फेक्शन से आ सकता है, स्टोन से आ सकता है, या कभी कभी ये ट्यूमर की वजह से आ सकता है। तो कुछ भी चीज़ है, आपको डायग्नोस करना है। जब डायग्नोसिस हो जाएगा तो उसका सही इलाज तो हो ही जाएगा। तो प्रोस्टेट के इलाज के लिए बहुत हद तक आप अपना पानी की मात्रा सही रखें, टाइमली यूरिन पास करें, आपके सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। नहीं ठीक हुए तो बहुत अच्छी अच्छी छोटी मेडिसिन हैं, वो मेडिसिन आप लेंगे, रेगुलर ले सकते हैं, सालों तक ले सकते हैं, कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, और यूरिन के सिम्टम्स ठीक रहेंगे। उससे भी नहीं ठीक होता है तो लेजर प्रोस्टेट की सर्जरीज होती हैं, जिसमें हम लोग प्रोस्टेट की जितना साइज ज़्यादा बढ़ा हुआ उतने निकाल कर बाकी प्रोस्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेजर प्रोस्टेटेक्टमीज करना, ये सब चीज़ें, जैसे आपके सिम्टम्स अगर पहले मेडिसिन से नहीं ठीक हुए तब सर्जरी पे जाना है। ऐसा नहीं होता है कि हर प्रोस्टेट की सर्जरी चाहिए, ये एक गलत धारणा है। कई बार हमारे पास पेशेंट आ जाते हैं, सर प्रोस्टेट बढ़ गया, इतनी चिंता में कि आप सर्जरी कर ही दो, जबरदस्ती सर्जरी कर दो, ऐसा डर चुके होते हैं। तो प्रोस्टेट नॉर्मल ऑर्गन है, हर किसी मेल में बढ़ेगा, हमेशा सर्जरी की जरूरत नहीं होती। जहाँ कैंसर की बात आती है प्रोस्टेट में, वहाँ फिर सर्जरी करनी है, और उसमें जितना जल्दी सर्जरी करते हैं उतना ही क्योर अच्छा होता है। जल्दी सर्जरी में हम
प्रोस्टेट की उस ग्रंथि को रोबोट की विधि से पूरा निकाल लेते हैं, मतलब ट्यूमर को जड़ से खत्म कर देते हैं। जड़ से खत्म हुआ तो उसका जो दाना है ट्यूमर का और कहीं फैला ही नहीं फैलेगा, तो आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से प्रोस्टेट के कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोज करके पीएसए की मात्रा 4 नॉर्मल होती है। 4 से अगर ज्यादा आपका पीएसए होता है, उस केस में एमआरआई और डायग्नोसिस करना जरूरी होता है कि आपका ट्यूमर तो नहीं है। अगला जो बहुत बड़ी बीमारी आती है ब्लैडर का कैंसर। हमने देखा नेपाल में भी काफ़ी सारे लोग स्मोकिंग करते हैं। स्मोक की वजह से ये कैंसर बहुत बढ़ता है। स्मोक किसी भी फॉर्म में करो, बीड़ी है, सिगरेट है, हुक्का है, टोबैको का जो धूम्रपान रहता है वो ब्लैडर के अंदर जब इरिटेट करता है, वहाँ के अंदर ट्यूमर सेल्स को ग्रो करता है। ट्यूमर सेल्स क्या होती है? नॉर्मल सेल्स ही हैं जो मरना भूल गई। जैसे सपोज हमारा एक यहाँ के सेल्स हैं, इस सेल्स ने ग्रो किया। हर सेल की एक लाइफ होती है, वो अपनी इंक्रीज होगी और उस लाइफ के बाद में मर जाती है। जैसे स्किन की सेल्स हैं, ये ग्रो करेंगी, शेड होगा और स्केल्स मर जाती हैं। ट्यूमर सेल्स मरना भूल जाती है और वो बढ़ती जाती है। पहले एक छोटी गांठ बनेगी, फिर बड़ी गांठ, फिर पूरे शरीर में फैलेगी। इसी तरह से ब्लैडर के कैंसर्स हैं। वो ब्लैडर के अंदर की सेल्स अगर शुरुआती स्टेज में आपने डायग्नोज किया, उसको हम दूरबीन से ही ऑपरेशन कर देते हैं। दूरबीन से ऑपरेशन किया, ब्लैडर में कुछ दवाई डाली तो आपका ब्लैडर बचाया जा सकता है। नहीं होगा ऐसा तो फिर ब्लैडर को निकालना पड़ता है। कई बार आधा ब्लैडर, कभी पूरा ब्लैडर, डिपेंडिंग ऑन स्टेज क्या आती है प्रोस्टेट ब्लैडर कैंसर की, उसके हिसाब से इलाज किया जाता है। तो एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे मैंने देखा, वृद्ध लोग बैठे हैं, पुरुषों में एक और ट्यूमर जो बहुत कॉमन हो जाता है, दैट इज पिनाइल कैंसर। मतलब आपकी जो पेनिस की स्किन होती है उसको हमेशा पीछे करके क्लीन करना चाहिए। एक एज के बाद में मर्द लोग ये भूल जाते हैं कि उसका भी हमें ध्यान रखना होता है। तो बहुत अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है, और ज़्यादातर ये हिंदू समाज के अंदर एक कैंसर होता है, पिनाइल कैंसर बढ़ जाता है। तो बाद में फिर इसको स्किन अगर टाइमली नहीं हमने कट किया तो पेनिस को, मतलब जो शिशन है, उसको भी काटने की जरूरत पड़ती है। उसका प्रिवेंशन बहुत सिंपल है, आपको हमेशा पेनिस की स्किन को क्लीन करना चाहिए। ये आदत बचपन से ही सिखा के आगे तक भी फॉलो करनी चाहिए। ये एक ऐसा ट्यूमर है जो कि 100% प्रिवेंट किया जा सकता है अगर सेक्सुअली अपने आप का ध्यान रखा जाए और हाइजीन का ध्यान रखें। ये कुछ चीज़ें हैं। एक जो टेस्टिकुलर कैंसर रहता है, मतलब जो अंडकोश है, इसको भी 3 महीने में एक बार जरूर हर मेल को अपने हाथ से फील करना चाहिए। आपको फील करना रहता है कि इसमें कोई गांठ तो नहीं बन रही है। जैसे हम महिलाओं को कहते हैं कि 3 महीने में एक बार अपने ब्रेस्ट को जरूर हाथ से फील करें। ये कुछ चीज़ें जो ऑर्गन बाहर से फील हो सकते हैं, उनको फील करके देखना चाहिए कि कोई गांठ तो नहीं बन रही है। ये एक नॉर्मल नॉलेज है जो कि हर किसी मेल और फीमेल के पास होनी चाहिए। अंदरूनी जो कैंसर्स हैं उनके लिए आपको इन्वेस्टिगेशन ही करना पड़ता है, जिसमें बेसिक इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड है, जो आपके लिए बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है और उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना है। कुछ और स्पेसिफिक क्वेश्चंस अगर आप लोग पूछना चाहें जिससे रिलेटेड हम बात बताएं तो ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज तो मुझे लगता है मैंने मोटा मोटा काफ़ी कुछ चीज़ें यूरोलॉजी की कवर कर दी हैं। इंडिया में चार्ज कितना पड़ता है? प्रोस्टेट का जो साधारण ऑपरेशन है, जहाँ पर लेजर वाला ऑपरेशन करते हैं, लेजर वाला ऑपरेशन करीबन 2-2.5 लाख में हो जाता है। जो एडवांस लेजर्स है, हमारा कोई ऐसा छोटा लेजर वाला नहीं रहता है, उसमें एडवांस जो होल्मियम और थूलियम लेजर्स हैं, जहाँ पर ब्लड लॉस बहुत कम होता है, उसमें 2-2.5 लाख के आसपास का मान के चले। ये है। और जो कैंसर वाला है, जहाँ रोबोटिक करना है, उसका थोड़ा सा महंगा खर्चा है। वो मशीन थोड़ी महंगी है, उसमें 7-8 लाख के करीब का खर्चा आता है। तो खर्चे का तो हम यहाँ पर कल चेक कर रहे थे सबसे, तो यहाँ पर भी इलाज इतना सस्ता नहीं है, हमने देखा। या तो यहाँ पर भी इलाज अच्छा महंगा है, और गवर्नमेंट में तो इलाज है नहीं, प्राइवेट में भी महंगा है। तो उससे
ठीक है, बट अभी जो टेक्निक्स हैं यहाँ पर थोड़ी पीछे हैं। वही सब डिस्कशन हमने कल भी किए, लोगों से जो चीज़ समझी, रोबोट नहीं है, अच्छी विधि नहीं है, दवाइयाँ भी यहाँ पर उतनी एडवांस नहीं पहुँची हैं अभी। तो इंडिया में थोड़ा पिछले 10 साल में काफ़ी तरक्की हुई, मेडिकल में काफ़ी तरक्की हुई। काफ़ी सारा श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को जाता है कि उन्होंने मेडिकल फील्ड में बहुत सारी जेनरिक मेडिसिन के स्टार्ट करने से कंपटीशन किया, तो बहुत महंगी दवाइयाँ भी सस्ती हो गई। तो इस सब का बेनिफिट तो मिलता ही है पेशेंट्स को। सर एक बार सर, शुरू का दवाई कौन सा दवाई है? प्रोस्टेट के लिए यूरिमेक्स दवाई मिलता है। प्रोस्टेट में आपको पीएसए जरूर चेक करना है। पीएसए नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड चेक किया, अल्ट्रासाउंड के अंदर कोई किडनी में सूजन नहीं है, प्रोस्टेट का साइज ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ब्लैडर पूरा खाली होता है। अगर ब्लैडर के अंदर यूरिन, बचा हुआ यूरिन, जैसे आपने सपोज 400 ml यूरिन पूरा पहले भरा, यूरिन पास किया, बाद में यूरिन चेक किया, अगर 50 ml है कोई चिंता की बात नहीं। अगर वो 150-200 ml है तो फिर ज़्यादा थोड़ा सोचना होगा। तो सिंपल एक मेडिसिन है यूरिमैक्स नाम से यहाँ मिल, और उसके बाद में फिर 3 महीने में रिपीट अपना चेक कर लीजिए कि कितना आपका यूरिन का फ्लो रुकता है और कैसे है। सर मैं एक सवाल जिज्ञासा, प्लीज सर। जो पेशाब जाने के बाद जब जो बच जाएगा ना पेशाब का मात्रा पेशाब थैली पर, तो पहली बार इमरजेंसी करने के बाद जब तो बच जाएगा तो बचने का असर 5 ml 10 ml जो बचता है उसका असर कितना ml पर हम ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन करना पड़ेगा? वही हमने बताया अभी, 5-10 ml का कोई फिक्र नहीं करना है, 50 ml तक भी कोई फिक्र नहीं करना है। इसमें होता क्या है, जैसे 400 ml यूरिन से आपने ब्लैडर था 400 ml और 10% बच रहा है, मतलब 40 ml बच रहा है, तो ये तो नॉर्मल है। अगर इन्फेक्शन कराने का नहीं, उस 10% से कभी इन्फेक्शन नहीं होता है। अगर 30% से ज़्यादा बचता है, मतलब 400 में से 120 ml के ज़्यादा बच रहा है, फिर वो इन्फेक्शन करता है। सो लेस देन 10% अगर आपका यूरिन बचे, कुछ चिंता नहीं करनी है। आपको क्या करना है, यूरिन हर 2 से 3 घंटे में गए, 3 घंटे में खाली किया, 5 मिनट रुककर जो बचा हुआ यूरिन है 30-40 ml, उसके भी कुछ ड्रॉप्स निकल जाती हैं, तो आप आराम से 3 घंटे के लिए फ्री हो जाएंगे। सो 10% से कम आपका यूरिन बच रहा है, कोई चिंता नहीं। 30% से ज़्यादा यूरिन बच रहा है, वहाँ पर आपको दवाइयों की, ऑपरेशन की, इस तरह की चीज़ें सोचनी है। जैसे कि पूछ लेते हैं, पहले सवाल क्लियर नहीं हुआ, पेशाब कर लेते हैं, करने के बाद कितना परसेंट बचते वो क्लियर हो गया। पेशाब करने के बाद में भी अगर ऐसा लगता है कि हमारा पेशाब क्लियर नहीं हुआ, पेशाब बचा हुआ है, अब करने लगो तो नहीं आता है, मगर फिर भी ऐसा लगता है कि उसके अंदर पेशाब है, तो प्रोस्टेट है, बस थोड़ा दवाइयाँ चालू कर लो, पीएसए चेक कर लो। उसके लिए क्या, जैसे फिर बार बार पेशाब आना, ये सब भी प्रोस्टेट का है। क्योंकि 10 मिनट बाद पेशाब आना, इसका क्या असर है, ये बताओ। इसका असर यही है कि प्रोस्टेट अंदर अब इरिटेट कर रहा है, उसका पीएसए चेक करना है, अल्ट्रासाउंड चेक करना है, कहीं कोई ब्लैडर में स्टोन तो नहीं बन गया प्रोस्टेट के रिलेटेड, उसको चेक करवाना है। ये कुछ टेस्ट करवाइए, उसके हिसाब से फिर आगे का डायग्नोसिस। थैंक यू वेरी मच सर। आइडियाज। सो उहाँले धेरै कुरा भन्नुभयो। So he talked most about what a physical as well as what a spiritual ideas. So we should have knowledge and wisdom, especially the knowledge requiring for the health. हाम्रो ज्ञान चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि, शरीरको लागि अत्यन्त आवश्यक पर्दछ र यसले हामीलाई बचाउँछ। सो विशेष गरेर डाक्टर साहब आफै यो हेड अफ द सर्जन हुनुहुन्छ आफ्नो डिपार्टमेन्टको, उहाँले हामीलाई धेरै आइडिया पनि दिनुभयो। मोस्ट प्रोबेबली नेपाल ढकाल समाज प्रतिष्ठान इज गोइङ टु कन्डक्ट प्रोग्राम्स अबाउट द MOU, Memorandum of Understanding, with that hospital, so that's why we would get the facility. I do hope that, and we do hope that Dr. Ajminder Pratap Rana will support us and he will be positive in our request. Thank you. र पुनः म यहाँ जोड्न चाहे
र आज डाक्टर साहबले आफ्नो समयको बावजुद पनि दिल्लीबाट काठमाडौँ हुँदै भरतपुर हुँदै हाम्रो यो सभा हलमा आउनुभएको छ। उहाँको यो आगमनलाई हामी हृदयदेखि नै बडा उच्च तरिकाले सम्मान गर्न चाहन्छौँ। वी वान्ट टु respect his beautiful arrival in our national program. So, on the days to come, he will be very positive to all those Dakal Bandhus, Nepal Dakal Samaj Pratishthan Dakal Bandhus, and whoever visit over that hospital, you will give special, we do hope that you will give special attentions on our problems. Thank you. मैले यहाँ अनुरोध पनि गरेँ र अब यसै गरी भर्खरै मात्रै हाम्रो अतिथि पाल्नुभएको छ इन्जिनियर बाबुराम उपाध्याय ढकाल दाईलाई म मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरेँ। दाई नेपाल पोलिटेक्निक संस्था भन्ने हाम्रो कलेज छ भरतपुर भोजाडमा। दाई त्यहाँको संस्थापक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै उत्पादन गर्नुभएको छ शिक्षा क्षेत्रमा। जुजुल्यमान व्यक्तित्व दाईले